आज के इस सत्र की मॉडरेटर डॉक्टर काळे, मेरे साथी वक्ता आदरणीय मुकुल जी तथा सभागृह में उपस्थित सभी बुद्धिधर्मी विद्वज्जन, शिक्षा के विषय में और वह भी मैन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग एजुकेशन के बारे में 25 मिनट में ही प्रस्तुत करना है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। परंतु अनुशासन में भी रहना है और 25 मिनट में पूरा भी करना है। और सामने यदि प्रबुद्ध ऐसा श्रोता वर्ग है तो केवल सूत्र रूप में कुछ बातें बताना पर्याप्त होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। समग्रता में यदि बात रखनी है तो सूत्र रूप में ही रखनी पड़ेगी। अगर कुछ भी एक भी सूत्र का कुछ विस्तार किया तो फिर उस विस्तार में ही समय निकल जाएगा और बात कंपार्टमेंटलाइज्ड ही हो जाएगी, फ्रेगमेंटेड ही हो जाएगी। इसलिए मैं प्रयास करूंगी कि सूत्र रूप में ही कुछ मुद्दे रखूं। मैं अपेक्षा करती हूं कि प्रबुद्ध जन, इंटेलेक्चुअल्स सूत्र रूप को अपने अपने तरीके से विस्तृत कर लेंगे, उसका विस्तार कर लेंगे। अभी डॉक्टर काळे ने बताया कि वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट आवर एजुकेशन सिचुएशन एज वेल एज सिस्टम। बात ठीक है, हम कंफ्यूज्ड हैं ही। शिक्षा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का या व्यवस्था करने का काम करते हैं, कुछ चिंतन भी करते हैं, वो कभी कभी बताते हैं कि भारतीय शिक्षा का ट्रेडिशन कितना उज्जवल था और आज हम मैकॉले के मॉडल से चल रहे हैं। तो पहला सूत्र है, बात ठीक है, हमारे देश की शिक्षा विश्व में सबसे प्राचीन है। केवल प्राचीन है ऐसा नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है। उस शिक्षा के परिणाम स्वरूप हमने व्यक्तिगत जीवन की और समाज के जीवन की ऐसी इंटीग्रल व्यवस्था बनाई कि हमने श्रेष्ठ समाज का निर्माण किया। और श्रेष्ठ समाज के दो पहलू होते हैं। एक होता है समृद्धि, समृद्धि माने ऑल मटेरियल वेल्थ, भौतिक समृद्धि। और दूसरा होता है संस्कृति, माने कल्चर्ड लाइफ, अच्छे से अच्छे सुसंस्कृत जीवन। ये श्रेष्ठ समाज के दोनों लक्षण एक साथ रहते हैं, क्योंकि संस्कृति के बिना समृद्धि आसुरी हो जाती है। माने हम मनुष्य ही नहीं रहते, हम अच्छे लोग नहीं रहते, क्योंकि केवल समृद्धि के पीछे जो जाता है, केवल भौतिक समृद्धि ही चाहता है, मटेरियल वेल्थ ही चाहता है। उसके बारे में हमारा एक सुभाषित कहता है, अर्थातुराणाम न गुरुर न बंधु। जिसके ऊपर अर्थ सवार हो गया, माने पैसा सवार हो गया, भौतिक चीजों का मोह सवार हो गया, उसके लिए कोई स्वजन नहीं रहता, कोई गुरु नहीं रहता, कोई आदरणीय नहीं रहता, अपनापन नहीं रहता। वो पैसे के लिए अपने भाई का, पिता का, किसी का भी कुछ बुरा करने में संकोच नहीं करता। इसलिए संस्कृति के बिना केवल समृद्धि विनाशकारी ही होती है और समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा ही नहीं हो सकती। वी कैन नॉट प्रोटेक्ट अवर कल्चर विदाउट मटीरियल वेल्थ। तो दोनों चाहिए और दोनों को एक दूसरे का पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा होना चाहिए। तो भारत की शिक्षा पद्धति ने ऐसा समाज निर्मित किया जहां समृद्धि और संस्कृति दोनों अपनी चरम सीमा पर पहुंचे थे। दोनों ही हमारी, दोनों क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां सबसे अधिक रही। परंतु 200 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन ने भारतीय शिक्षा का यूरोपीकरण किया। यूरोपियनाइजिंग ऑफ इंडियन एजुकेशन, द कंटेंट एज वेल एज द सिस्टम। ये ब्रिटिशों ने
किया और छोटी से छोटी इकाई से लेकर बड़ी की बड़ी इकाई तक पूर्ण रूप से हमने शिक्षा का यूरोपीकरण कर दिया है। ब्रिटिश स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ यूरोपियनाइजिंग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मैंने कंटेंट और सिस्टम दोनों कहा। 1947 के बाद देयर वॉज ए टाइम कि हम पुनः इंडियनाइजिंग द इंडियन एजुकेशन, यूरोपियनाइज्ड इंडियन एजुकेशन को हम पुनः भारतीय बना दे, ऐसा एक मौका था। परंतु भारत का शासन जिनके हाथ में आया उन्होंने इस बात को माना नहीं, समझा नहीं और कहा कि भारत को यदि विकास करना है तो यूरोप का मॉडल ही चलेगा। इसलिए 1947 के बाद भी ये 70 वर्षों में भी भारत की शिक्षा आज भी यूरो अमेरिकी मॉडल पर चलती है। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और हमारी 70 वर्षों में जो 2-3 पीढ़ियां हो गई हैं वे इसी सिस्टम में पड़ी हुई है। वी आर द आउटकम ऑफ द यूरोपियनाइज्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। हम ये स्वीकार करके अब चले कि हमें शिक्षा को यदि मैन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग के लिए उपयुक्त बनाना है तो हमें हमारे में ही परिवर्तन करना पड़ेगा और शिक्षा की व्यवस्था और उसके कंटेंट में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है व्हाट इज द इंडियन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ऐसी सारी परिस्थिति को देखने के, समझने की भारतीय दृष्टि क्या है। नंबर 1, व्यक्ति मैन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग, ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। हम हिंदी में अगर उसको कहें तो राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति विकास ऐसा कहना पड़ेगा। व्यक्ति विकास और राष्ट्र निर्माण ऐसे दो विषय नहीं है। राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति विकास, दैट मीन्स कि एक एक व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्र जीवन का एक एक अंग है, is part and parcel of the national life. Individual is not an independent identity. क्योंकि हम सब मिलकर समाज बनाते हैं, हम सब मिलकर नेशन बनाते हैं, इसलिए व्यक्ति के विकास के बारे में भी उसी प्रकार से सोचना चाहिए कि वह राष्ट्र जीवन के को समर्थ बनाने में, समृद्ध बनाने में अपना योगदान दे। मैं इसलिए इस सूत्र को अभी कैटेगोरिकली याद करती हूँ क्योंकि आज हम शिक्षा के बारे में या किसी भी अचीवमेंट के बारे में, उपलब्धि के बारे में जब सोचते हैं तो इंडिविजुअल के नाते सोचते हैं। व्यक्ति के लिए शिक्षा, व्यक्ति का करियर, व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का गेन, व्यक्ति की उपलब्धि, व्यक्ति की तरक्की और व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति का स्वातंत्र्य, ये व्यक्ति को केंद्र में रखकर सोचना ये नेसेसरीली यूरोपियन कंसेप्ट है। यूरो अमेरिकी अब हम कहेंगे ऐसा कंसेप्ट है, भारत का कंसेप्ट नहीं है। इसलिए हमें शिक्षा को केवल व्यक्ति विकास के बारे में भी सोचना है, करना है तो उसको राष्ट्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्र जीवन के परिप्रेक्ष्य में ही विचार करना पड़ेगा। An individual is to be the part and parcel of the national life. व्यक्ति को राष्ट्र के निरपेक्ष होकर विकास का विचार करना, इसको स्वतंत्रता नहीं कहते, इसको आइडेंटिटी नहीं कहते। राष्ट्र के अंग के रूप में ही व्यक्ति का विचार करना, इसी प्रकार से हमें शिक्षा की योजना के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा, जब हम व्यक्ति विकास की बात करते हैं या व्यक्ति की उपलब्धि की बात करते हैं तो केवल करियर के बारे में ही सोचते हैं कि विकास करना है, मैंने क्या खूब पढ़ना है, ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, आईटी एक्सपर्ट बनना है, मैनेजमेंट गुरु बनना है,
करियर के बारे में ही सोचते हैं, और करियर को केवल कितना पैसा कमा सकते हैं उसके संदर्भ में ही सोचते हैं। करियर को भी अगर मिशन ऑफ लाइफ के अर्थ में सोचा तो और कुछ बहुत संदर्भ बदल जाएंगे, लेकिन करियर माने अर्थार्जन कितना होता है, पैसा कितना मिलता है, और पैसे के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी मिलती है, आगे पावर कितना मिलता है, इसी को हम व्यक्ति के विकास की दिशा मानते हैं। ये बहुत ही अधूरा विचार है। व्यक्ति के विकास के बारे में भी विचार करना है तो व्यक्ति केवल मनी अर्निंग मशीन नहीं है। मेरी आइडेंटिटी केवल प्रोफेसर के रूप में या चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में या इंजीनियर के रूप में या डॉक्टर के रूप में नहीं है। दूसरी आइडेंटिटी है जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं किसी की बहन लगती हूँ, मैं किसी का पिता लगता हूँ, किसी का पुत्र लगता हूँ, किसी का बड़ा भाई लगता हूँ, किसी की छोटी बहन लगती हूँ। व्हाट डज दैट मीन? हम परिवार के हिस्से हैं। तो परिवार की आइडेंटिटी के बारे में सोचना, अपने आप को रखना और उस रूप में विकास करना, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम में या जीवन जीने की सिस्टम में अभी आया ही नहीं। द होल एलिमेंट इज एलिमिनेटेड। हम अपने आप के बारे में भी इस रूप में कभी विचार नहीं करते, और इसलिए कोई माता पिता या कोई शिक्षक, कोई घर या कोई विद्यालय या कोई यूनिवर्सिटी अपने युवा को, अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्र को इंजीनियर बनाना तो चाहता है, परंतु अच्छा पति, अच्छा पुरुष या अच्छा पिता बनाना नहीं चाहता है। उसके कोई योजना ही नहीं है। तो हमारी शिक्षा में इसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तभी व्यक्ति विकास का ये दूसरा आयाम इसमें समाविष्ट होगा। तीसरा आयाम है, मैं व्यक्ति तो हूँ, बुद्धिमान हूँ, बहुत अच्छा सद्गुणी हूँ, परंतु मैं भारतीय भी हूँ। तो व्हाट डज दैट मीन? मैं एक भारतीय के नाते एक अमेरिकन से कैसे अलग हूँ? तो भारत, क्या हम कभी ऐसे गौरव का अनुभव करते हैं कि पूर्व जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे तब इस जन्म में भारत में जन्म मिला है? हम जानते ही नहीं, क्योंकि हम भारत के विषय में जानते नहीं हैं। वी आर टेक्निकली इंडियंस, नॉट नोशनली। दो टर्म्स, एक टर्म तो हमको बहुत परिचित है, NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, परंतु हमारी आज की शिक्षा के परिणाम स्वरूप हम RNI हो रहे हैं, रेसिडेंट नॉन इंडियंस। ऐसा ही हमारा सारा सेटअप बना है। हमारा घर देखो, मॉडल अमेरिका का है। हमारे विद्यालय की रचना देखो, केवल बिल्डिंग की रचना देखो, अमेरिकन मॉडल है। हमारे टेक्स्ट बुक देखो, यूरो अमेरिकी कंटेंट है। हमारी परीक्षा पद्धति देखो, यूरो अमेरिकी पद्धति है। हमारे करियर की कल्पना देखो, यूरो अमेरिकी है। RNI से बदलकर हमें रेसिडेंट भारतीय होना है, तो ये भी आइडेंटिटी है। अब हमारी शिक्षा में इसका समावेश हमको करना ही पड़ेगा, तभी राष्ट्र निर्माण हो सकता है। चौथा मुद्दा, भारत की समृद्धि और संस्कृति का रहस्य उसकी परंपरा में है। हमने आज अंग्रेजी और अंग्रेजी शब्दों की संकल्पना के शिकार होकर ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के विरोध में डाल दिया है, और नोबडी वांट्स टू बी ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल के साथ मैंने परंपरा को ट्रेडिशन कहा, ट्रेडिशन से ट्रेडिशनल बनाया, और ट्रेडिशनल के साथ कुछ बुर्जुआ, पुराणपंथी, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िचुस्त, अंधश्रद्धा वाले ऐसा कर दिया। We have to change our mindset about this. भारत विश्व में सभी देशों से अधिक आयु वाला देश रहा है। हम विश्व में सबसे प्राचीन है, आज उसी संस्कृति में जी रहे हैं, सबसे अर्वाचीन भी है। What is the mystery? उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य है
हमारे देश में ज्ञान का उदय गुरुकुलों में हुआ। ज्ञान माने हमारे जीवन का दर्शन आर्ष दृष्टा ऋषियों को हुआ। गुरु शिष्य परंपरा से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास आया और आज तक वो परंपरा चली है। परंपरा बहुत मूल्यवान है। पिता पुत्र परंपरा से संस्कृति आज तक आई है। इस परंपरा का जतन कैसे करना, ये परंपरा बनती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। मैं जब व्यक्ति का अपने बारे में सोचने का बहुत महत्व बताती हूँ, तब एक चौथा चिंता का विषय है जो समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में और व्यक्ति के बारे में, तीनों के साथ जुड़ा हुआ है और गंभीर मुद्दा है। जेनेटिक साइंस के रिसर्चर्स आज कहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी, उसका फर्टिलिटी काउंट डेंजरसली गिर रहा है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? वे बच्चों को जन्म देने के लिए समर्थ नहीं है। दे कैन नॉट गिव बर्थ टू ए हेल्दी चाइल्ड। अगर जन्म होता भी है तो आने वाले बच्चे फिजिकली एंड मेंटली बहुत दुर्बल होते हैं। व्हाट इज फिजिकली वीक? उसका स्टेमिना कम है, रेजिस्टेंस कम है, श्रम नहीं कर सकते, जल्दी थक जाते हैं और ठंडी गर्मी हवा, इसका परिणाम बहुत जल्दी होता है। इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है। इन्फेक्शन लगता है तो वो बीमार जल्दी हो जाते हैं और होते हैं तो जल्दी ठीक नहीं होते। ये फिजिकली वीक हैं। मेंटली वीक, टेंशन, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ऑल दिस इज सुसाइड इंस्टिंक्ट। इसके शिकार हो जाते हैं। किसी बात पर संयम नहीं कर सकते, किसी बात का ना नहीं कह सकते, चैलेंज उठा नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही उनकी बेस लाइन ऑफ थिंकिंग होती है। किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, हम हिम्मत नहीं हारेंगे और वी विल बी द मास्टर ऑफ द सिचुएशन। ऐसा मानसिक जो स्ट्रेंथ चाहिए वो जन्म से ही नहीं होता है। जो जन्म से मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल होता है, उसको कोई डॉक्टर स्वस्थ नहीं बना सकता, कोई शिक्षक उसको विद्वान नहीं बना सकता और कोई संत उसको सज्जन नहीं बना सकता। फिर हम चाहे इनके लिए कितनी भी शिक्षा की व्यवस्था कर दें, ये युवाओं के लिए और देश की चिंता करने वालों के लिए बहुत चिंता का विषय है कि समर्थ प्रजा बनेगी कैसे जब उनको जन्म देने वाली हमारी युवा पीढ़ी ही नहीं है। तो हमारी यूनिवर्सिटी की शिक्षा में या हाई स्कूल की शिक्षा में या प्राइमरी एजुकेशन में या घरों में जहाँ ये बच्चे युवा भी होते हैं, किशोर भी होते हैं, बालक भी होते हैं, शिशु भी होते हैं, वहाँ इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या करेंगे। ये चौथा आयाम है व्यक्ति विकास के बारे में सोचने का, जिसके साथ राष्ट्र निर्माण भी संबंधित है। मुझे लगता है इन 4 मुद्दों को लेकर शिक्षा के बारे में हमें नए सिरे से और मूल में जाकर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। नहीं तो ये विकास की सारी संकल्पनाएं यूरो अमेरिकी मॉडल पर आधारित सड़क और ट्रांसपोर्ट और आईटी क्षेत्र और संचार माध्यम, इसमें तो रह जाएगी, परंतु दे आर डेस्टाइन्ड टू हेड टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन। इससे चिरंजीविता नहीं आती, इससे कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती, कंटिन्यूटी भी नहीं रहती, हम समृद्ध नहीं रह सकते, सुसंस्कृत तो नहीं ही रह सकते। इसलिए इन 4 बातों को ध्यान में रखकर शिक्षा के बारे में पुनर्विचार करना। पुनर्विचार करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं का विचार करना है। तो सबसे पहला है कि क्लासरूम टीचिंग जो है, उसमें हम जो पढ़ा रहे हैं उसके कंटेंट क्या है। ये सबसे बड़ा विषय है कि कंटेंट ही हमारा ऐसा है कि हम भारत के विषय में कुछ भी नहीं जानते,
भारत के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, भारत की श्रेष्ठता के बारे में कुछ नहीं जानते। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी और साइंस के विषय में हमारे अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, एक्सेलेंस क्या रही है, इसके बारे में भी नहीं जानते। और एक माइंड सेट ऐसा बन जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हमको यूरोप और अमेरिका से ही सीखना है, वहाँ सब कुछ होता है, यहाँ तो कुछ नहीं होता, कुछ हुआ भी नहीं है। मैं इसके उदाहरण नहीं दूंगी, परंतु यदि अपने आसपास थोड़ा प्रयास करेंगे तो हमको हजारों उदाहरण साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसके क्षेत्र के मिलेंगे कि भारत ने कितनी उपलब्धि की है। तो सबसे पहला, कंटेंट में भारत के विषय में जो गौरवपूर्ण बातें हैं उनका समावेश करना। दूसरा है कंटेंट का समावेश, वैल्यू एडेड। हम आजकल वैल्यू एडेड की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन को अपना जो मेन स्ट्रीम विषयों की शिक्षा है उससे अलग रखते हैं। व्हाट आई मीन टू से, कल प्रफुल्ल केतकर जी ने स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की बात की थी। हमने इस बात पर विचार करना चाहिए, स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स हो सकता है, स्पिरिचुअल पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स हो सकता है, स्पिरिचुअल सोशियोलॉजी हो सकता है, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी हो सकती है, स्पिरिचुअल फिजिक्स हो सकता है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी हो सकती है, स्पिरिचुअल कॉमर्स हो सकता है, स्पिरिचुअल स्कल्पचर भी हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिकता, यही भारत की मूल पहचान है। विरोधाभास यह है कि आज के इंटेलिजेंशिया को स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म शास्त्र के बारे में या तो कुछ ज्ञान नहीं है या है तो विपरीत ज्ञान है। वो अध्यात्म को हम दैनंदिन जीवन के बाहर का ही क्षेत्र मानते हैं। नो, इट इज वेरी मच इन। उसके आधार पर हमारे सारे विषय बनेंगे। तो हमें हर एक विषय के बेस, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स जो हैं, उसमें जो विचारधारा प्रस्तुत होती है उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। मैं केवल 2 या 3 उदाहरण दूंगी। इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, उसकी बेस लाइन आज क्या है? इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विथ एथिक्स। ये वही कहा कि एथिक्स ही नहीं है तो पैसा तो ये न के न प्रकारेण कैसे भी कमाया जाएगा, ऐसा नहीं है। भारतीय स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स की बेस लाइन है, अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्र इति स्मृतः। अर्थशास्त्र से भी धर्मशास्त्र महत्वपूर्ण है और अर्थशास्त्र शुड बी सबऑर्डिनेटेड टू धर्मशास्त्र। ये भारतीय अर्थशास्त्र की बेस लाइन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी के आधार पर बना समाजशास्त्र, ये यूरो अमेरिकी समाजशास्त्र हैं। ये बेस लाइन नहीं चलेगी। इस बेस लाइन के आधार पर मैरिज इज एन एग्रीमेंट, ऐसा प्रिंसिपल आया। मैरिज इज एन एग्रीमेंट, ये बेस लाइन किया तो हमारा मैरिज विषय कानून बदल गया, मैरिज विषय का हमारी धारणा बदल गई, हमारी फैमिली सिस्टम बदल गई, हमारे फैमिली की न्यूक्लियर फैमिली जैसी व्याख्या हो गई। ये माने मूल बदला तो बाकी सारा पेड़ ही बदल जाता है। तो हमारी बेस लाइन क्या है? सामाजिक सोशल ऑर्डर, समाज व्यवस्था की मूल इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है। और परिवार भावना माने सबके साथ एकात्म संबंध से जुड़ना। कल एकात्म शब्द भी आया। अज्ञान के कारण या विपरीत ज्ञान के कारण एकात्म का अर्थ हमारे यहाँ यूनिफॉर्मिटी हो गया, यूनिटी हो गया, यूनियन हो गया, वो है इंटीग्रिटी। तो हमारी परिवार भावना, ये सारे सामाजिक व्यवहार की बेस लाइन है। हमारा बाजार भी परिवार भावना के आधार पर चलता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था परिवार भावना के आधार पर चलती है, क्योंकि छात्र, स्टूडेंट, शिक्षक का मानस पुत्र है, राजा प्रजा का पालक पिता है। और जब तक एक भी प्रजाजन भूखा है, राजा
चैन की नींद सो नहीं सकता क्योंकि वह पिता है। तो ये परिवार भावना के आधार पर हमारी सारी सामाजिक व्यवस्था बनी है। अर्थशास्त्र भी उसी के आधार पर विकसित होता है। ऐसे सभी विषयों के हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसके उस प्रिंसिपल्स को किस प्रकार से विकसित करते करते पूरा शास्त्र बना है, ये करना पड़ेगा, तभी वो कंटेंट बदलेगा। तीसरा है, सारे विषय जो हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर। एक का विषय एक का दूसरे के साथ संबंध नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा सारे जो विषय हैं वो एक ही ज्ञान के अलग अलग अंग हैं, दे आर द मैनिफेस्टेशंस। तो उस पद्धति से मूल विषय हमारा है अध्यात्म शास्त्र, उसके आधार पर बना धर्मशास्त्र, उसके आधार पर बना समाज शास्त्र, समाज शास्त्र के अंगों के रूप में आया अर्थशास्त्र, राज्य शास्त्र, व्यापार अर्थशास्त्र के अंग के रूप में आया व्यापार शास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, कॉमर्स। इस प्रकार से हायरार्की ऑफ द सब्जेक्ट्स, इस बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। माने देयर हैज टू बी ए ग्रेट एकेडमिक एंडेवर, ये शैक्षिक पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा पुनर्रचना करने के लिए कि दिस हैज टू गो इन क्लासरूम्स। तो क्लासरूम टीचिंग ही न्यूक्लियस है, वहाँ हमको इस पद्धति से विचार करना पड़ेगा, तभी व्यक्ति भी भारतीय बनेगा और राष्ट्र भी भारत के जीवन दृष्टि के आधार पर विकसित होगा। नहीं तो हम दूसरों का हम अभी आज कर रहे हैं और दूसरों के डेफिनेशन से चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी हमारे सपने में भी आता है या हम कभी विचार करते हैं कि हमें विकसनशील डेवलपिंग कंट्रीज कहने वाला कौन है? अमेरिका है। आधार क्या है? जीडीपी। क्या हम कल्पना कर सकते हैं? से नो टू जीडीपी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट, से नो टू अमेरिका हु सेट्स द स्टैंडर्ड्स। डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड वो क्यों, पैरामीटर्स वो क्यों बताएगा? अरे हम ज़्यादा सोचते हैं जीवन के बारे में, हम ज़्यादा जानते हैं जीवन के बारे में, हम जीवन और जगत को देखने की इंटीग्रल दृष्टि रखते हैं। हमारे पूर्वजों ने ये सब ज्ञान यहाँ तक दिया है, तो वी आर टू सेट द पैरामीटर्स फॉर द होल वर्ल्ड। ऐसा हम कल्पना भी कर सकते हैं क्या? ऐसी बहुत सारी बातें बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन चली गई और हम ये सारी बातों को गृहीत मानकर, मैंने वी एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज लेड डाउन नाउ। अभी जो व्यवस्था बनी है उसको स्वीकार करके ही फिर आगे सोचेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए अंतिम मुद्दा, हमें भारतीय आदर्श शिक्षा के क्षेत्र का क्या है, इसका और एक बिंदु पर भी विचार करना पड़ेगा। वह है what is the placement of university in the whole setup, whole social order? क्या सेटअप है? तो हमारे यहाँ राजा माने शासन और गुरुकुल माने विद्या संस्था, या आज की भाषा में कहे तो यूनिवर्सिटी, एंड यूनिवर्सिटी मीन्स द होल एकेडमिक सेटअप। उसका प्लेसमेंट क्या है? लॉ बनता है, निर्माण होता है गुरुकुल में, इम्प्लीमेंट करने की व्यवस्था करनी है राज्य ने। आईपीसी बनेगा यूनिवर्सिटी में, इम्प्लीमेंट होगा शासन में। संसद कभी आईपीसी नहीं बना सकती, संसद कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकती। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण तो गुरुकुल में ही होना चाहिए, लेकिन गुरुकुल में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, स्वयं शासन नहीं करेगा। एक शिक्षक कभी शासक नहीं बन जाएगा, वो शिक्षक ही रहेगा, और शासक शिक्षक के मार्गदर्शन में कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लागू करना, इसका विधान भी समझेगा। ये ऑर्डर है, ये बैलेंस है, सोशल सेटअप का बैलेंस है। इस बैलेंस को हमने तोड़ दिया। तो गुरुकुल प्रतिनिधित्व करता है धर्म सत्ता और ज्ञान सत्ता का।
शासन की है राज्य सत्ता, माने गवर्नेंस की, और एक अर्थ की माने समृद्धि की है। तो मोटा मोटा हम यदि समझ लें कि ये 4 प्रकार की जो सत्ताएं हैं या व्यवस्थाएं हैं, ये हमारे सोशल ऑर्डर को, संपूर्ण समाज व्यवस्था को ठीक रखती है। ये है अर्थ सत्ता माने मटेरियल प्रोडक्शन, दूसरी है राज्य संस्था माने शासन करने वाली, तीसरी है ज्ञान सत्ता, और चौथी है धर्म सत्ता। भारत की दृष्टि से इन 4 सत्ताओं में, 4 व्यवस्थाओं में धर्म सत्ता सर्वोपरि है। धर्म के अनुसार ज्ञान सत्ता है। शिक्षा वही है जो धर्म सिखाती है। इन दोनों के नियंत्रण में, कंट्रोल में, नियमन में, रेगुलेशन में और निर्देशन में, डायरेक्शन में राज्य सत्ता होती है, और राज्य सत्ता के नियंत्रण में अर्थ सत्ता होती है। ये भारतीय ऑर्डर है। हमने जस्ट टॉपसी टर्वी किया है। अर्थ सत्ता सबसे ऊपर, उसके प्रच्छन्न नियंत्रण में राज्य सत्ता चलती है। उसके नियमन में बेचारी शिक्षा संस्था माने ज्ञान सत्ता चलती है, और सार्वजनिक जीवन में धर्म तो चाहिए ही नहीं, ऐसा कर दिया है। तो ये तो नष्ट ही होने को डेस्टाइन्ड है, ऐसा चल ही नहीं सकता। प्रयास हमें इस ऑर्डर को ठीक करने का है, और इस ऑर्डर में ठीक करने का पहला दायित्व यूनिवर्सिटी का है, ज्ञान सत्ता का है। हमारा देश हमेशा नॉलेज सोसाइटी रहा है, ज्ञान के आधार पर जीवन की व्यवस्था करने वाला देश रहा है, और ज्ञान राज्य से स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र होने का दायित्व शिक्षक का है। कभी ऐसा नहीं शासन नहीं करने देता तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो कभी स्वतंत्रता प्राप्त ही नहीं हो सकती। स्वतंत्रता तो अर्जित करनी होती है। तो यूनिवर्सिटी माने कल अनिर्वाण गांगुली कह रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी भी कॉर्पोरेट कंपनी मॉडल पर बनी है। ठीक बात है कि लंदन के मॉडल पर बनी है। जब बनी सबसे पहली 1857 में तो 3 यूनिवर्सिटीज थी, आज 750 से अधिक हो गई, लेकिन मॉडल नहीं बदला। आवश्यकता संख्या बढ़ाने की नहीं, मॉडल बदलने की है। हमारे भारतीय मॉडल फिर ओन करेगा कि ज्ञान के क्षेत्र के जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वी आर हियर टू सॉल्व देम। हमें जिम्मेदारी लेना है। ये जिम्मेदारी लेना, ज्ञान को शासन से मुक्त करना और सर्वोपरि बनाना, ऊपर है सर्वोपरि बनाना। उसके बाद समाज का संचालन ज्ञान से होगा, ज्ञान धर्म के साथ संयुक्त होगा, उसके अनुसार शासन चलेगा, उसके नियंत्रण में अर्थव्यवस्था आएगी, तो समृद्धि भी बढ़ेगी और संस्कृति का भी विकास होगा। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि 200 वर्ष पूर्व तक ऐसा होता था। इस प्रकार से हमारे देश की शिक्षा बनी थी। तो 200 वर्ष में जो ऐसा इतना हम विस्मृति में चले गए हैं, तो हमारे बौद्धिक पुरुषार्थ से, ज्ञानात्मक पुरुषार्थ से हम इसको पुनः स्मरण में लाएं। कुछ अध्ययन और अनुसंधान की यदि इस सेटअप में व्यवस्था नहीं हो सकती है तो स्वतंत्र व्यवस्थाएं खड़ी करें, ज्ञान को अर्थनिरपेक्ष बनाने का साहस करें। कुछ अगर संस्थाओं में अगर ऐसा साहस हो सकता है तो संस्थाएं ऐसी बने, इंडिविजुअल्स ऐसे बने। बहुत 125 करोड़ के देश में 1 लाख लोग यदि ऐसे नहीं मिल सकते, ऐसा हम कहें तो फिर हम दुर्गति की ओर ही जाएंगे। ऐसे लोग मिल सकते हैं। ऐसा अगर हम निश्चय करें कि हमें नोशनल स्वतंत्रता चाहिए, टेक्निकल स्वातंत्र्य नहीं। अंत में एक ही वाक्य कहकर मैं अपना विषय समाप्त करूंगी। 1868 में मैक्स मूलर पंडित था, वेदों का अनुवाद किया उसने। मैक्स मूलर ने अपने मित्र को लिखा पत्र में
इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस, हमने एक बार भारत को जीत लिया है। 1857 में वो जीत पूरी हो गई थी। तो वी हैव कॉन्कर्ड इंडिया वंस, बट शी शुड बी कॉन्कर्ड अगेन। सर्वार्थ में पूरी तरह से भारत को अभी जीतना बाकी है। इसलिए बाकी है कि राज्य तो उन्होंने ले लिया, परंतु प्रजा तो स्वायत्त और स्वतंत्र थी। तो प्रजा को जीतना है, माने प्रजा के माइंड सेट को जीतना है, प्रजा के संस्कृति को जीतना है। वी हैव बट शी शुड बी कॉन्कर्ड अगेन, एंड द सेकंड कॉन्क्वेस्ट शुड बी थ्रू एजुकेशन। शिक्षा को हम यूरोपियनाइज्ड करेंगे तो हम भारत की संस्कृति को जीत सकते हैं, भारत के लोगों के मानस को जीत सकते हैं, और वे आरएनआई बनेंगे। ये उनका फोरकास्ट था, ये उनका उद्देश्य था। तो उसने क्लियरली लिखा कि सेकंड कॉन्क्वेस्ट एंड द होल कॉन्क्वेस्ट शुड बी थ्रू एजुकेशन। आज के इस समय में हम संकल्प पूर्वक उत्तर देने को प्रस्तुत हूँ। भारत माता एक बार स्वतंत्र हुई है 1947 में, वो टेक्निकल स्वतंत्रता है, परंतु भारत माता सर्वार्थ में पुनः स्वतंत्र होनी चाहिए। और यह दूसरी सर्वार्थ में संपूर्ण स्वतंत्रता भी शिक्षा के माध्यम से होगी, और हम लोग उस स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ही हैं। भगवान से यही प्रार्थना करके कि हम सबको ऐसी शक्ति, बुद्धि और वृत्ति दे। ऐसा करके मैं मेरी विषय समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।